हेलो नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर में आज बहुत सारी अपने बातें करेंगे। बहुत सारे पुरस्कार है, योजनाएं हैं और व्यक्तित्व है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले संबंधित क्वेश्चन और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स की अपने चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए श्री गणेश करते हैं। सबसे पहले देखिए, पुरस्कार की अभी बात करते हैं। 2025 के जो पुरस्कार है उनकी बात करते हैं। कौन सा पुरस्कार है? वो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025। इसकी बात करते हैं प्यारे साथियों। ये केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रख लेना, केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है और 23 भाषाओं में दिया जाता है। 23 भाषाओं में। जो बाल युवा पुरस्कार है ना, बाल युवा पुरस्कार, वो तो कितना 24 भाषाओं में, और ये जो है 23 भाषाओं में दिया जाता है। इसकी जो अगर बात करें हिंदी भाषा के लिए, अपने को तीन चीजें हैं महत्वपूर्ण याद रखने वाली। वो कौन कौन सी है? एक तो हिंदी भाषा याद रख लेना प्यारे साथियों। एक हिंदी भाषा, राजस्थानी भाषा और अंग्रेजी भाषा। हिंदी भाषा की अगर बात करें तो ये पार्वती जी को दिया गया। किसको दिया गया? पार्वती जी को दिया गया। पार्वती तिर्की को कविता के लिए कौन सी कविता है? फिर उगना के लिए दिया गया। पहली बात याद रखना, हिंदी के लिए किसको दिया गया? पार्वती जी को दिया गया। फिर बात करते हैं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बात करते हैं कि राजस्थान की अगर बात करें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान की अगर बात करें तो पूनम चंद जी गोदारा जी को दिया गया। और ये है कहाँ के? ये बीकानेर के प्यारे साथियों। कहाँ के? बीकानेर के। और इनकी पुस्तक है वो कौन सी है? इनकी पुस्तक कौन सी? अंतसरे आंगणे, ये वाली जो है पुस्तक है। और इनका जो संबंध है मेरे साथियों वो कहाँ है? ये बीकानेर से के निवासी है, याद रख लेना। और इसकी जो पुरस्कार राशि है वो कितनी? 50,000 रुपये पुरस्कार राशि जो है दी जाती है, याद रख लेना। फिर बात करते हैं अंग्रेजी भाषा की। तो अंग्रेजी जो भाषा के लिए दिया, अद्वैत जो कोठारी जी है इनको दिया गया। और इनका जो उपन्यास है ना वो कौन है? सिद्धार्थ द बॉय हु बिकम द बुद्ध, याद रखना। कौन सा? सिद्धार्थ द बॉय बिकम, क्या है? बिकम द बुद्ध, याद रख लेना। तो ये अपने बात कर ली। हिंदी के लिए पार्वती जी को, राजस्थानी के लिए किसको दिया गया? पूनम चंद गोदारा जी को दिया गया, जो बीकानेर के निवासी है। 50,000 राशि है। और उसके बाद अंग्रेजी भाषा की अगर बात करें तो अद्वैत कोठारी जी को क्या है? दिया गया। तो ये अपनी बात होगी। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं बाल जो युवा पुरस्कार है उसके बारे में। तो सबसे पहले इनके दो तीन चार और महत्वपूर्ण है बिंदु, उनको भी अपने देख लेते हैं कौन कौन से। देखिए, राजस्थानी भाषा की अगर बात करें तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए जो निर्णायक मंडल है ना, उसमें सदस्यों की बात करें, आसाराम भार्गव, सॉरी, कुंजन आचार्य, पुष्पा बिश्नोई जी, तो याद रखें। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 की बात करते हैं। ये भी अपने को तीन जो है महत्वपूर्ण अपने को देखना है, हिंदी के लिए, राजस्थानी के लिए और इंग्लिश के लिए। अगर बात करें, ये जो पुरस्कार है ना, हिंदी के लिए किसको दिया? सुशील जो शुक्ल है उनको दिया गया। 1/12 के लिए, 1/12 के लिए सुशील शुक्ल जी को दिया गया हिंदी के लिए। राजस्थानी की बात करें तो ये भोगीलाल जो है पाटीदार, इनको दिया गया। इनकी जो नाटक है पखेरू नी पीड़ा के लिए, पखेरू नी पीड़ा के लिए इनको ये वाली जो पुस्तक है भागीलाल पाटीदार, याद रखना। तो ये जो बाल युवा पुरस्कार, सॉरी, बाल पुरस्कार है, साहित्य अकादमी का जो बाल पुरस्कार है वो हिंदी भाषा के लिए किसको? सुशील जी को। और अगर युवा पुरस्कार है तो वो पार्वती जी को दिया गया। राजस्थानी भाषा के लिए ये जो भोगीलाल पांड्या को दिया गया। और अगर युवा पुरस्कार की अगर बात करें तो वो किसको दिया? पूनम चंद जी गोदारा जी को दिया गया था। फिर बात करते हैं अंग्रेजी भाषा की। तो अंग्रेजी भाषा का जो है बाल पुरस्कार वो नितिन कुशलप्पा एमपी को दिया गया। और इनकी जो कहानी है वो कौन सी है? दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। फिर अगर बात करें इनके जो निर्णायक मंडल है उनमें कौन कौन से शामिल है, इनकी अपने बात करते हैं। तो कौन थी? जयवंती जड़ावत जी है, कल्याण सिंह जी शेखावत है, और नवजोत बनोट है, बनोट, नवजोत बनोट, ये याद रख लेना। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए, अभी हाल ही के अंदर अभी ये एक पखवाड़ा चलाया जा रहा है जिसका नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय अतोंदे सबल पखवाड़ा। ये जो पखवाड़ा है इसका जो आयोजन है प्यारे साथियों कब से किया जाएगा? 24 जून से 9 जुलाई को किया जाएगा। 24 जून से 9 जुलाई को
इस पखवाड़ा का जो है आयोजन किया जाएगा। इसमें क्या है, जो ग्राम पंचायतें हैं ना, वहाँ शिविर लगाए जाएंगे। क्या लगाए जाएंगे? शिविर लगाए जाएंगे। और शिविर क्यों लगाए जाएंगे? इससे क्या है, एक तो इसका उद्देश्य अपने को याद रखना है। उद्देश्य क्या है प्यारे साथियों? एक तो उद्देश्य की अगर बात करें, गरीबी मुक्त राजस्थान बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और ये कब से कब? 24 जुलाई से लेके जून से 24 जून से 9 जुलाई तक चलाया जाएगा। 9 जुलाई तक, ये याद रख लेना। पहली बात 24 जून से 9 जुलाई। इस पखवाड़े में अगर बात करें तो जो ग्राम पंचायतें हैं ना, उसमें क्या है, शिविर लगाए जाएंगे। और जो राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजना है, उनके लिए क्या है, जो पात्र व्यक्ति हैं उनको क्या है, लाभान्वित किया जाएगा। तो ये याद रख लेना। तो ये अपने को ध्यान रखना है। फिर बात करें इस पखवाड़े की जो टैगलाइन है उसकी अपने बात करते हैं। ये टैगलाइन की अगर बात करें तो वो टैगलाइन क्या है? पखवाड़े की टैगलाइन की बात करें, जन रो हक जन रे दुआरे। यानी कि जो व्यक्ति पात्र है उनका जो हक है ना, वो उन्हीं उन्हीं की जो ग्राम पंचायत है उनमें दिया जाएगा। तो ये याद रख लेना। फिर अपने बात करते हैं इनके जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, जो कि अपने बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित जो योजनाएं चल रही है, जो और जो महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से है, उनकी बात करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव जो योजना है, इसका जो प्रथम चरण है उसमें कितने 5,000 गांवों को, प्रथम चरण में कितने 5,000 गांवों को क्या है, लागू की जाएगी। फिर बात करते हैं एक जो है वरिष्ठ नागरिक जो तीर्थ यात्रा योजना है, इसके अंदर कितने 50,000 तो क्या है, रेल के द्वारा जो वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा कराई जाएगी। और 6,000 जो है हवाई यात्राओं से, 6,000 कितने हवाई यात्राओं से, ये याद रखें। 6,000 तो कितने हवाई जहाज, और 50,000 जो है रेल के द्वारा। तो ये टोटल कितने 56,000 जो है यात्रियों को क्या है, इस योजना के तहत तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। फिर बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट कहाँ है? एयरपोर्ट प्यारे साथियों कहाँ है? झालावाड़ में। कहाँ है? झालावाड़, याद रख लेना। तो ये अपने को बात ध्यान रखनी है। फिर अपने एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया, तो अपने बात करते हैं कि जो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ना, वो 2015 में मनाया गया। यूएन के अंदर अगर बात करें, यूएनओ में पीएम मोदी के द्वारा क्या है, 2014 के अंदर क्या है, इस योग दिवस के लिए क्या प्रस्ताव रखा गया, और जो कि 2014 में ही मान लिया। और 2015 से क्या है, यानी कि ये क्या है, 21 जून 2015 से क्या है, इस योग दिवस को मनाना शुरू कर दिया। इस बार की अगर थीम की बात करें, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग याद। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, याद रख लेना। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं इनमें जो आयोजन हुआ, अगर राजस्थान की बात करें और अगर भारत की बात करें, यानी कि राज्य स्तर की बात करें और जो है राष्ट्रीय स्तर की बात करें। राज्य स्तर में जो आयोजन होता है प्यारे साथियों, जैसलमेर में होता है। कहाँ होता है? जैसलमेर में। जैसलमेर में खूड़ी सैंड ड्यूस है, खूड़ी सैंड ड्यूस, और यह है कहाँ? जैसलमेर में। और इसमें क्या है, जो अपने सीएम साहब है भजन लाल जी शर्मा ने भाग लिया, उद्घाटन किया और योग है वो किया। फिर अगर बात करें राष्ट्रीय स्तर पर जो इसका आयोजन है वो कहाँ हुआ, तो विशाखापट्टनम में हुआ, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो मोदी जी ने वहाँ योग किया था। ये अपने को ध्यान रखनी है। ये दोनों बातें होगी। फिर इससे जुड़े हुए और महत्वपूर्ण चीजें हैं। 2018 के अंदर आपको पता है कोटा में आयोजित हुआ था, और वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जो है कोटा वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी क्या है, स्थान रखा था। वैसे ही इस बार की अगर बात करें तो भारत में भी राजस्थान ने विशेष जो है भूमिका निभाई है, यानी कि 2.25 जो लाख है ना, उन व्यक्तियों ने पंजीकरण के साथ भारत में क्या है, प्रथम स्थान पर कौन रहा? राजस्थान रहा। तो राजस्थान रहा, ये याद रख लेना। फिर बात करते हैं, अगर बात करें विशाखापट्टनम की, तो 2 गिनीज रिकॉर्ड और 21 जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, बने हैं, याद रख लेना। ठीक है। कुल 170 देशों में मनाया गया। अगर बात करें कितने लोगों ने, तो 12 लाख जगहों पर लोग कितने हैं, 10 करोड़ से अधिक लोगों ने क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में क्या है, भाग लिया। ये याद रख लेना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लिया। चलिए, ये तो सारी अपनों ने योग दिवस से संबंधित सारी बातें कर ली। फिर अपने नेक्स्ट चल लेंगे, और अब अपने बात करते हैं अभी क्या है, एक जो सिलीसेड झील है ना, जो कि अलवर में है, उसको भी क्या है, रामसर जो साइट है उसके अंदर शामिल करने की क्या है, प्रस्ताव जो है या रिपोर्ट है वो भेजी गई है। उसके बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। ये रामसर साइट में अगर बात किए
ये जानने हेतु भेजा है। अगर बात करें इस झील की सिलीसीड, तो इसका निर्माण है ना प्यारे साथियों कब किया गया, 1845 में। कब किया गया, 1845 में। और किसके द्वारा, विनय सिंह के द्वारा, महाराजा विनय सिंह के द्वारा इस झील का जो है निर्माण किया गया था। अगर बात करें इससे पहले, यानी कि अपने बात करते हैं राजस्थान रामसर साइट, राजस्थान में रामसर साइट, रामसर साइट। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं रामसर साइट की, तो जो समझौता होता है प्यारे साथियों, रामसर समझौता, वो कब होता है, समझौता होता है 2 फरवरी 1971 में, और भारत जो सदस्य बनता है वो 1982 में बनता है, याद रख लेना। 1971 में जो है समझौता होता है ईरान, ईरान में एक जगह है रामसर, और रामसर समझौता इसी के नाम पे पड़ा। ये क्या करता है, विश्व में जितनी भी आर्द्र भूमि है, विश्व के अंदर आर्द्र भूमि को संरक्षण के बढ़ावा देने के लिए जो है आर्द्र भूमि ये घोषित करता है, और उससे क्या है, अधिक से अधिक जो विश्व में आर्द्र भूमि है उनको संरक्षण प्रदान किया जा सके। तो अभी अपनी एक झील और है सिलीसेड, वो भी होगी। उससे पहले अभी 2 आपको पता है फलोदी के अंदर, और दूसरी जो है उदयपुर की मेनार झील को भी शामिल किया गया था। जो खींचन है और मेनार को जो है, ये खींचन कहाँ, फलोदी के अंदर, और मेनार जो है उससे पहले भी तो अपने को पता है सांबर झील और केवलादेव अपने को शामिल की थी, अपनों इसके बारे में बात भी की थी। चलिए फिर अपने थोड़ी सी और पढ़ लेते हैं कि जो रामसर साइट है, 2 नए रामसर साइट, उसकी अपनों ने एक बार पुनः रीडिंग लगा लेते हैं कि जो ये घोषणा की गई थी, ये विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून को घोषणा की गई थी। खिंचन जो कि पहले जोधपुर के अंतर्गत आता था और अब फलोदी के अंतर्गत आता है, एक तो वहां की है कौन सी, खिंचन जो है उसको शामिल किया गया रामसर साइट में। और दूसरी जो मेनार है ना, मेनार जो कि उदयपुर में, यहाँ 2 तालाब है प्यारे साथियों, एक का नाम ब्रह्म तालाब और दूसरा ढाण तालाब। और इन दोनों तालाब के विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ जो है पक्षी काफी मात्रा में आते हैं, और इनको क्या है शामिल किया गया है। फिर अगर बात करें तो सांबर झील को कब किया शामिल, 1990 के अंदर, 1990 के अंदर। मेनार 2025, खिचन 2025, और केवलादेव जो है 1981, याद रख लेना। तो अगर बात करें राजस्थान में, तो 4 जो है रामसर साइट है। कौन कौन सी, एक केवलादेव, दूसरी सांबर, तीसरी मेनार, चौथी फलोदी, फलोदी की खींचन, याद रखना, जो कि कुर्जा पक्षी के लिए जानी जाती है। तो ये हो गया। अब अपने और महत्वपूर्ण बात है वन्य जीव की अगर बात करें, तो पहले जो है ना, ये है ना राज्य सूची का विषय था। जो वन्य जीव है वो किसका विषय था, राज्य सूची का था। उसके बाद में संशोधन होता है, 42वां संशोधन 1976। 1976 में क्या है, इसको समवर्ती सूची का, यानी कि राज्य और संघ क्या है कानून बना सकता है। इसमें क्या है, राज्य में वन जीव बोर्ड का गठन जो है 1955 में किया गया था, याद रखना। राज्य वन जीव बोर्ड का गठन 1900 कब किया गया, 55 में किया गया। फिर बात करते हैं, अगर बात करें वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ लिया जाता है, भारतीय जैव विविधता संरक्षण अधिनियम है 2002 के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड का गठन 5 फरवरी 2003 को किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर एक क्वेश्चन और बनता है, राज्य जैव विविधता बोर्ड 14 सितंबर 2010 को क्या है बनाया गया। तो ये बोर्ड और इसका जो बोर्ड का राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड जो है का गठन 5 फरवरी 2003 को किया गया। और राज्य जैव जो है ये तो राष्ट्रीय था, राज्य की बात करें तो ये कब गया, 14 सितंबर। तो अगर बात करें राष्ट्रीय की तो 5 फरवरी याद रख लेना 2003 को, और अगर राज्य की बात करें 14 सितंबर 2010 को याद रख लेना। राजस्थान में अगर बात करें टाइगर प्रोजेक्ट की, तो राजस्थान में 1973 को शुरू होती है। अगर बात करते हैं कौन सा अधिनियम है ना राजस्थान के अंदर वन्य जीव की, अगर बात करें कौन सा अधिनियम, वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 लागू किया गया, और 23 अप्रैल 1951 को लागू किया। लेकिन अगर बात करें राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, 1972 में आया। ठीक है। ईरान जो समझौता होता है, यानी कि जो रामसर साइड समझौता 1971 में होता है, और ये जो है 1972 में होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं भारत में लागू हुआ, ये सितंबर 1972 में लागू हुआ। राजस्थान में 1 सितंबर 1973 में लागू हुआ। 5 जो है टाइगर रिजर्व है, ये भी एक फैक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो काफी अपनों ने बात कर ली, और उससे अगर बात करें एक थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात है कि जो राजस्थान में है ना यूनेस्को की विश्व विरासत जो सूची है, उसमें 6 पहाड़ी किले, जंतर मंतर है। जंतर मंतर के अलावा जयपुर शहर परकोटा है, उसमें उदयपुर को भी अभी शहर जो
शहर जो विरासत है ना उसमें शामिल किया है उदयपुर को भी। तो 2010 में प्यारे साथियों, 2010 में जंतर मंतर, 2013 के अंदर जो पहाड़ी किले हैं उनको शामिल किया, 2019 के अंदर जो है जयपुर शहर परकोटे को शामिल किया गया। उदयपुर को हाल ही में, उदयपुर और इंदौर को दो भारत के जो शहर है जिसमें राजस्थान का उदयपुर है, याद रख लेना। ये सारी अपनों ने बात कर ली। उसके बाद ये सारी अपनी बात हो चुकी है, इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए वंदे गंगा जल संरक्षण जो है अभियान की बात कर लेते हैं। आयोजन हुआ था 5 जून से लेकर 20 जो है जून तक चला। विश्व पर्यावरण दिवस से लेकर ये इस दिन क्या है, गंगा दशहरा भी था, यानी कि जो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी थी। और इसी दिन क्या है, गंगा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो चलाया गया, किसके द्वारा, सीएम भजनलाल के द्वारा। जम्मू और जो रामगढ़ है बांध है, जम्मू और जो रामगढ़ बांध कहाँ, जयपुर से इसका जो समापन है वो अभी 20 जून को किया गया। कहाँ से किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गढ़सीसर जो झील है जो कि जैसलमेर में आती है, वहाँ समापन किया गया। और इसकी जो टैगलाइन थी, पानी रो ध्यान रखनो, पानी रो मान रखनो, जीवन रो ध्यान रखनो। तो ये अपने इसकी भी बात कर चुके हैं। अब एक और महत्वपूर्ण चीज थी, जो गंगा मंदिर था, उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर गंगा मंदिर, ये है कहाँ, भरतपुर में प्यारे साथियों। कहाँ है, भरतपुर में। और अपने बात करें, ये निर्माण जो है महाराजा बलवंत सिंह के द्वारा किया गया, करवाया गया। और इसका जो निर्माण है ये कब, 1845 में किया कराया गया, 90 साल तक चला। यानी कि अगर बात करें 90 साल तक चला। और इसमें जो मूर्ति है ना वो किसने, इनके जो पुत्र थे, इनके क्या है, पहले पुत्र नहीं था, तो उन्होंने माँ गंगा से प्रार्थना की और उनके बाद इनका पुत्र हुए सवाई ब्रजेश सिंह, और इनके द्वारा क्या है मूर्ति स्थापना करवाएगी। ये क्या है, उत्तर जो भारत है उसका एकमात्र गंगा मंदिर है। और गंगा जो इस मंदिर में जो प्रसाद मिलता है प्यारे साथियों, वो कौन सा मिलता है, गंगा जल का जो है प्रसाद मिलता है, याद रख लेना। तो गंगा जल का क्या है, प्रसाद जो है दिया जाता है एक, तो ये याद रख लेना। तो ये सारी बातें होगी। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 34वीं सीनियर वुशु चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य असत्य है, यानी सत्य और असत्य की बात करें तो अपने देख लेते हैं कौन कौन सा। तो ये जो आयोजन है पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर में हुआ है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान इसमें नंबर 1 पे रहा, कितने, प्रथम स्थान पे रहा। राजस्थान कौन से प्रथम स्थान पे रहा, तो एक तो ये बात याद रख लेनी है। ओवरऑल ओवरऑल अगर बात करें तो प्रथम स्थान पे राजस्थान कुल जो है 24 पदक प्राप्त किए, जिसमें से 10 जो है गोल्ड है और 8 जो है रदक है। उसके बाद में इसके अंदर ब्रॉन्ज भी है, वो इसके अंदर नहीं लिखे हुए। तो असत्य की बात करें तो इसको आप असत्य तो नहीं मान सकते, दोनों बातें सही है। और इसका मतलब क्या है, चारों बातें सही है। यानी कि जो ओवरऑल टीम में चैंपियनशिप में राजस्थान फर्स्ट पे रहा, राजस्थान ने 10 गोल्ड जीते, इसे बिल्कुल सही बात है। 8 रजत जीते, ये भी सही बात है। बाकी जो है ब्रॉन्ज जीते, ब्रॉन्ज लिखे नहीं हुए। बाकी राजस्थान में कुल है जो 24 पदक है वो जीते। तो ये अपने सारी जो है बातें इसके अंदर समेट ली है, और इसका मतलब कोई इसका जो है गलत नहीं है। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए एक जो योजना है वो भी अपने फटाफट पढ़ लेते हैं। उस योजना का नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर 2023 को इसको शुरुआत की जाती है। क्यों की जाती है, जो कारीगर है, जो कामगार है, कारीगर है, जो पारंपरिक उद्योग है, उनको क्या है, उनकी कौशल आय और वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसमें किया गया। इसके अंदर क्या, पहले इसमें 3 लाख तक का क्या है ऋण जो है प्रदान किया जाएगा। पहला चरण में 1 लाख, दूसरे चरण में 2 लाख, और कितने प्रतिशत ब्याज पर, मात्र 5% ब्याज पर क्या है प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें जो टूल किट या उपकरण खरीदता है कोई कामगार या कोई जो कारीगर है, तो उपकरण के लिए या टूल किट के लिए 15,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर बात करें कि जो अगर ट्रेनिंग पीरियड पे आता है, यानी कि 5 से 7 दिन की जो ट्रेनिंग रहेगी, उसमें 5,000 रुपये प्रति दिन के हिसाब से जो है आने जाने का भाड़ा वगैरह वो सारा इसमें प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये बात होगी। इसके अंदर बजट की बात करें तो बजट कितना है वो भी देख लेते हैं। 13,000 करोड़ रुपए का बजट है। 18 जो ट्रेड है, यानी 18 प्रकार के उद्योग है। उसके बाद में मैंने बता दिया, पहले चरण में 1 लाख, दूसरे चरण में 2 लाख, 5 जो है ब्याज की जो रेट रहने वाली है। और ये जो है इनको लाभ मिलेगा कारपेंटर, नाव बनाने वाले, जो है लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा बनाने वाले, मोची, मूर्तिकार, कुम्हार, इन सबको तो भी, इन सबको क्या है, जो मछली का जाल वगैरह बना, सबको क्या है इस योजना के अंदर
जोड़ा जाएगा। तो ये अपने बहुत सारी बातें कर ली है। फिर अपने एक योजना और पढ़ लेते हैं, देव ऋण योजना। ये योजना क्या है मेरे साथियों, इसकी अपने बात करते हैं, क्या ये महत्वपूर्ण योजना है। तो ये देव ऋण योजना की बात करें, इसका जो विमोचन होता है यानी उद्घाटन होता है वो 17 अक्टूबर 2024 को किया जाता है पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के द्वारा। इसमें क्या है, 1,60,000 रुपए की एक मुश्त जो है ऋण जो है प्रदान किया जाएगा। इसमें जो ब्याज है वो भी मात्र है 4% है। और इसमें क्या है, 3,011 जो है पशुपालक जो है परिवारों को क्या है लाभ पहुंचाना इसका उद्देश्य है। फिर बात करें, जिस किसान के पास या जिस व्यक्ति के इस योजना का कोई जो पशुपालक है यानी कि जो 50 से अधिक पशु है उनको ही क्या है इसमें लाभ दिया जाएगा। तो ये बात होगी, 1,60,000 रुपए क्या है जो है ऋण जो है प्रदान किया जाएगा। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि JDA की अगर बात करें, किस पोर्टल पर ऑटो म्यूटेशन सेवा शुरू की है, ऑटो म्यूटेशन सेवा शुरू की है प्यारे साथियों। तो जो अगर बात करें, ई धरती जो पोर्टल है वो जो है जारी किया गया है। यानी ई धरती की बात करें यानी कि जो भूमि है उसके जो रिकॉर्ड है ना उसको बढ़िया तरीके से मैनेज करेगा। इससे क्या है जो अधिक से अधिक क्या है लाभ मिलेगा। फिर अपने एक बात कर लेते हैं, अभी हाल ही के अंदर क्या है मरुधरा गौरव सम्मान 2025 है ना, उसके अंदर क्या है उस्ताद मोइनुद्दीन खान किस वाद्य यंत्र के क्या है वादन के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर प्यारे साथियों इनकी अगर बात करें तो इनको पद्मश्री भी दिया जा चुका है। अगर बात करें इनकी तो ये है कौन कौन सा वाद्य यंत्र जो है उसका जो है यूज करते हैं, तो ये है सारंगी का। किसका, सारंगी का। ये है पद्मश्री उस्ताद मोइनुद्दीन खान जी। अगर इससे पहले अगर हम बात करें, मैंने 2025 के जो पद्मश्री पढ़ाए थे उसमें सीन काफ निजाम जी जिनका संबंध जोधपुर से था उनके बारे में भी उन्होंने बात की थी, इनका भी जो है नाम है। उसके बाद कैसी जी मालू जो कि आप वीणा म्यूजिक है उसके अंदर आप देखते हो इन्होंने लोकगीतों के लिए क्या है विशेष रूप से काम किया गया था। और जो गुलाबो सपेरा जी है ये कालबेलिया जो नृत्य है उनकी नृत्यांगना है और इन्होंने भी क्या है कालबेलिया नृत्य के लिए बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए थे। तो ये सारी बातें अपने कर ली है। तो ये सारी अपने बातें कर ली कौन कौन किस क्षेत्र से संबंधित है। और इसी के साथ आज की जो क्लास है उसका समापन करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।